नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। तिरंगे झंडे में लिपटे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर किया गया। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार किए जाने पर अब सवाल खड़े किए। उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही पीड़ादायक है। ये घटिया राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी सरकार की। सामान्यतः जहां स्मारक बनता होता है वहीं तो अंतिम संस्कार किया जाता है। क्यों नहीं सरकार ने लगभग उसे 36 घंटे मिले, एक निर्णय क्यों नहीं लिया? जमीन है, रखी हुई है जमीन, अगर वहीं अंतिम संस्कार होता। इसी को कहते हैं अहंकार, इसी को कहते हैं हीन भावना, इसी को कहते हैं एक जीते जी तो किए, मरने के बाद भी दुश्मनी निभाना। क्या होता है? संस्था थी, संस्था है, संस्था रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। Men in flesh and blood will come and go, but institutions will stay forever. He will stay forever in our memories, everywhere. तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के लिए ये स्थान, राजघाट का स्थान ना देके उन्हें इज्जत नहीं दी गई, और उन्हें इज्जत नहीं दी, जिसने भी नहीं दी उसने अपनी बेइज्जती करवाई। कुछ मामलों में सरकार को नियम कानून से बंधना नहीं चाहिए। अटल जी का अंतिम संस्कार था तो सरकार ने किया था ना, अलॉट किया था ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसा देश का इतना बड़ा बेटा अगर हमें छोड़ के जा रहा था तो उसी जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना जहां मेमोरियल बनेगा, और वो अलॉट हो सकता था। सरकार युद्ध स्तर पे पूरा एक दिन का समय मिला, आप कर सकते थे आराम से। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का कद जो है इन सारी चीजों से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए था। ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र सरकार आज राजनीति में इस तरीके से निम्न स्तर पे आ गई है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को 1000 गज जमीन नहीं दे पाई जहां पे उनका दाह संस्कार हो जाए। क्या मतलब है उस मेमोरियल का? अगर आप उनका दाह संस्कार जो है निगम बोध घाट पे करेंगे, क्या ऐसा और किसी के बारे में सोचा जा सकता था? क्या किसी और के बारे में ऐसा किया जा सकता था? ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है पूरा देश जो है इससे बहुत ज्यादा जो है आहत है। निश्चित रूप से इस बात से बहुत ठेस पहुंची है, और ये दिखाता है कि मोदी सरकार की पार्टी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मोदी सरकार की पार्टी भले ही दुनिया का सबसे बड़ा दल है, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है। और निश्चित रूप से वो भारत के सिख समाज से आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। आप उनको भी सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो सिख समाज के लिए और पूरे देश के लिए ये एक गहरा धक्का है, तकलीफ देने वाली बात है। निश्चित तौर से उनको जो वहाँ से पहले कहा गया था वो उसी समय आवंटन करना चाहिए था, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग ये चाहते थे कि उनको स्थान मिले, और वो मिलना चाहिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर अब सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार जगह नहीं ढूंढ पा रही। ये उनका सरासर अपमान। भाजपा ने कांग्रेस पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए सरकार उन्हें उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख नींव रखी।
इसी के मद्देनजर कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में फैसला किया कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा और इस बात से कांग्रेस पार्टी को अवगत भी करा दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद के बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का दर्द छलक उठा। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर कांग्रेस ने एक शोक सभा आयोजित करने की जहमत भी नहीं उठाई थी। भाजपा नेता सीआर केसवन ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की आलोचना की और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र किया, जिनका दिल्ली में स्मारक नहीं बनाया गया। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुद्दे पे भी हम लोगों को बात करनी पड़ रही है। ये दिखाता है कि सरकार की सोच कितनी ओछी है, कितनी छोटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के एक महान अर्थशास्त्री जिनकी पूरी दुनिया में कद्र है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाए और सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी है ये। बहुत अफसोस है मुझे, और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में रहने वाला और भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति शर्मसार है कि मोदी सरकार ये क्या कर रही है। देश के प्रधानमंत्री रह चुके एक व्यक्ति को आप अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसका निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार हुआ हो। वाजपेयी जी हो या किसी का भी नाम आप ले लीजिए, राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, किसी का नाम ले लीजिए आप। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे छोटी मानसिकता वाली और छोटे दिल वाली पार्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा दल सबसे छोटे दिल का दल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को उजागर करता, और सिख समाज से आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेकर उनके जीवन से आगे चलते दिखेंगे। आकाश अगर बीजेपी और दूसरी प्रकाश कांग्रेस देश की और तमाम सिखों की भावनाओं का जानने को अच्छा है। अब जब अंतिम संस्कार हो जाएगा हमारी राय थी, हमारी बात लोगों की, दुनिया के तमाम सिखों की पहला देश का सिख प्राइम मिनिस्टर रहा और जिसके बारे में दुनिया में चर्चा है, उनके लिए अच्छी जगह संस्कार के लिए समाज होना चाहिए। क्या वो यूएस से इंडिया का जो गठबंधन का प्रोजेक्ट आर्थिक स्थिति मजबूत करें और जो सादगी भरा जीवन जिया आने वाली प्रतीक के रूप में जहाँ व्यक्ति को चला गया एक सूट करना लोगों को दुख की बात है। आगाह चला दुनिया चुकी लिखे हुए केंद्र सरकार खुद को आगे आकर के फैसला करना चाहिए था। हम सर सम्मान इनका स्मारक का मिलेगा, राजशंकर होगा, जैसे वाजपेयी का कैसे हुआ है, तो उनकी पार्टी नेता थे। ये 10 साल मुस्लिम प्रधानमंत्री रहे भी तो इनका जीवन देखिए ना, जो इनका व्यक्तिगत अस्तित्व है वो निराला है, निराला है, दिख से हटके है,
वो जिंदगी जीना 50-60 साल तक पब्लिक के लिए, वो अपना एक बड़ी मिसाल बेमिसाल। पूरे गांधी परिवार ने, पूरे कांग्रेस के सब नेताओं ने बोला है कि ज़रूर मिलना चाहिए उनको स्थल, पर ये सरकार नहीं दे रही है, जो गलत है। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे हैं और उनको सही जगह उनकी कमीशन होनी चाहिए थी, पर इस सरकार ने मना किया और गलत है, और हम उनके लिए ज़रूर लड़ते रहेंगे। वो प्रधानमंत्री थे 10 साल के लिए और उन्होंने देश के लिए, प्रगति के लिए बहुत किया है, और वो सब दलों के साथ थे हमेशा, और अबव पार्टी लाइंस उन्होंने सब दलों के साथ सबकी राय ली जब भी जो भी कदम लिया देश के हित में। तो ज़रूर देश के लोग, जनता चाहती है कि उनके लिए सही जगह कमीशन के लिए होना चाहिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना विवादों में फंस गई। कांग्रेस और बीजेपी ने इस योजना पर पहले ही सवाल खड़े किए थे। दिल्ली के अफसरों ने भी अखबार में विज्ञापन देकर कहा था कि दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही। अब दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जांच के आदेश जारी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर आरोप लगाए और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। सुनिए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। जिसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी, कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे, और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई, और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की, और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे,
आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, महिला सम्मान योजना ये बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों का भला हो। ये संजीवनी योजना बंद करने के लिए ये तो इन्होंने आज एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है, अपनी नीयत बताई है कि बीजेपी अगर चुनाव बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी सारी योजनाएं आपकी बंद कर देंगी। तो मैं राजस्थान की भजनलाल, कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बड़ा ऐलान किया है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम दौर में बने 9 नए जिले और 3 संभाग अब नहीं रहेंगे। सरकार के इस फैसले के साथ ही अब राजस्थान का भूगोल फिर से बदल गया है। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग होंगे। शनिवार को भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जोगराम पटेल ने इस बात की जानकारी दी। सरकार ने इस फैसले पर, कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। इस फैसले पर कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार का, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था, जिससे राजस्थान के इतिहास में 67 सालों में मात्र नए 7 जिले बने और सरकार जाते जाते अपने अंतिम वर्ष में मतलब लगभग 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग की घोषणा कर दे और उसके बाद भी चुनावी लाभ में कुछ सफलता हासिल नहीं मिलती, लगभग सारी सीटें वो हार जाते हैं। मैं सोचता हूं कि जनता का राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को करारा जवाब था, उससे भी वो संभल नहीं पाए और हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार पर उन्होंने जो आज बेतुके बयान दिए हैं, बचकाना बयान दिए हैं, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। मैं पत्रकार साथियों इतना ही आग्रह करना चाहूंगा, मैं कांग्रेस से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब सरकार बनती है तब जनहित को प्राथमिकता में रखा जाता है। पार्टी, दल और अपनी किसी भी स्वार्थ को हम अंत में रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते सरकार के 5वें साल में जब 17 जिलों के गठन की घोषणा करी, 3 संभाग की घोषणा करी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है जब 3 नए जिले चुनाव आचार संहिता से पहले जिनका नोटिफिकेशन निकला, ऐसे ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसको हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने आने के बाद एक मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया, एक ललित के पंवार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ललित के पंवार साहब की कमेटी ने पूरे जो नए जिले बने थे, 17 जिले 3 संभाग, उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करी। मंत्रिमंडल उप समिति ने उसका परीक्षण किया। उसके बाद में कैबिनेट के अंदर तय हुआ कि हम कुछ जिले जो हैं व्यवहारिक नहीं हैं, और मैं तो इतना आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने जिन 17 जिलों का गठन किया, 3 संभाग का गठन किया, उसके बारे में 1 रुपए का भी प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं था। और सिर्फ जिलों के संबंध में नहीं, और भी बहुत सारे निर्णय थे। उनका ये मत था कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये राजस्थान की सरकार कांग्रेस की, जिन्होंने राजस्थान के भविष्य को नहीं देखा और एक ऐसा निर्णय किया जिससे राजस्थान की जनता को कोई फायदा नहीं मिला। ना ऑफिसेस थे, एसडीएम ऑफिस में कलेक्टर ऑफिस चल रहा था, डीवाईएसपी के ऑफिस में एसपी ऑफिस चल रहा है, और आईजी ऑफिस में लगाए थे तो कोई नियुक्तियां नहीं थी, कोई अलग से कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं था, किसी प्रकार का प्रशासनिक तंत्र भी नहीं था, कोई फाइनेंस का भी कोई प्रोविजन नहीं था। और सरकार ने इनको जब चुनाव थे तो आईना भी दिखाया, राजनीतिक लाभ वो ले नहीं पाए। और आज जिस तरीके से डोटासरा ने कुछ जिक्र किए हैं, जब सरकार के ऊपर कोई बात आती है तो नेता प्रतिपक्ष का हक बनता है कि वो पहले सरकार को प्रतिक्रिया दे, लेकिन डोटासरा ने वहां भी अतिक्रमण किया और पहले खुद ने प्रेस वार्ता करी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष जो है उनको बाद में बोलने दिया गया। और मैं तो ये कहता हूँ किसी सूरत में 17 जिले व्यवहारिक नहीं थे। हमने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, पॉलिसी के आधार पर ये कमेटी का निर्णय हुआ, निर्णय के आधार पर ये जो फैसले हुए हैं आज राजस्थान की जनता स्वागत करती है। राजस्थान की जनता भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शी सोच को
सकारात्मक सोच को धन्यवाद करती है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर विभिन्न जो पत्रकार साथी भी हैं, विभिन्न जो संगठन के लोग हैं, राजस्थान की आम जनता से अगर आप पूछेंगे तो इवन जहां जहां ये हुए हैं, पहले तो इनके कोई एमएलए जीते नहीं थे, आज हमने जो निर्णय किया उसमें बहुत सारे हमारे बीजेपी के एमएलए भी जीते हुए हैं, वहां भी हमने उन जिलों को बाहर किया है। तो ये कुल मिला के राजनीतिक सोच से बाहर जाकर परिणाम है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन तार खींचते समय टावर गिर जाने से 8 मजदूर घायल हो गए। हादसे में एक मजदूर का पैर कटने की भी बात सामने आई। कई मजदूर टावर के नीचे दब गए। हादसे में कुल 8 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सराय इनायत थाना क्षेत्र के जगबंदनपुर सरसो गांव में रिंग रोड के पास हाईटेंशन तार खींचने का कार्य चल रहा था। तार खींचते समय खंभा टूटकर नीचे गिर गया। इससे 5 मजदूर घायल हो गए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई जिसमें लिखा है कि हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। दरअसल ये होर्डिंग अंबेडकर के अपमान को लेकर लगाई गई। आपको बता दें कि अभी तक सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के विरोध में होर्डिंग वॉर शुरू हुआ था, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर होर्डिंग वॉर फिर से शुरू हो गया। तो वहीं पंजाब के बठिंडा में भारी बारिश के बीच एक बस पुल के नीचे गिर गई और बस में सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुल पर रेलिंग नहीं थी, अगर रेलिंग होती तो शायद बस नाले में गिरने से बच सकती थी। अधिकारियों ने बताया कि 20 से अधिक यात्रियों को लेकर बस तलवंडी साबो से बठिंडा जा रही थी और हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए। जख्मी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो इंसिडेंट आज बड़ा अनफॉर्चुनेट तलवंडी साबो में हुआ है, इसमें टोटल 46 पैसेंजर्स निकाले गए हैं और जो हॉस्पिटल भेजे गए थे तलवंडी साबो सिविल हॉस्पिटल और इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें टोटल 8 डेथ्स कंफर्म हुई हैं और बाकी सारों की कंडीशन हेल्थ कंडीशन स्टेबल है। कोई लापरवाही पाई गई है? किसकी लापरवाही की? जो जी मौके पे जो स्टेबल पेशेंट्स पैसेंजर्स हैं, उन्होंने बताया कि बस भी स्पीड में थी तो आगे से एक ट्रॉला भी स्पीड में आ रहा था, तो जो बस का ड्राइवर है वो भी नहीं संभाल पाया, ऊपर से बारिश भी थी, तो जब उनका आपस में टकराव हुआ है तो मतलब बस पलट गई, तो उसके बाद वो वहाँ नाले में गिर गई। वहीं मथुरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है और स्वाट टीम और थाना कोतवाली पुलिस की साझा कार्रवाई में फिरौती और अपहरण करने वाले 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान फुरकान पुत्र बुरहान निवासी नू हरियाणा के पैर में गोली लगी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 15 फरवरी को फुरकान ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया था और जिसमें फिरौती भी मांगी थी। पुलिस ने बदमाश फुरकान के 2 साथी जुनैद और काला को गिरफ्तार कर सुबह पुलिस ने सकुशल उसे बरामद किया और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। कोतवाली मथुरा की एक 89/24 क्राइम नंबर है, जो 364 का मुकदमा लिखा था। इसमें फुरकान नाम व्यक्ति जो नू हरियाणा का रहने वाला है, वांटेड है। इस पर 25,000 का इनाम है। ये आज इसकी यहाँ आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर के स्टेट बैंक चौराहा पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। पुलिस को देख करके ये जो है माल गोदाम रास्ता है, तो उस पर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इसको पीछे दौड़ करके पकड़ने का प्रयास किया। इसने पुलिस पर फायर किया। फायरिंग में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो इसके पैर में गोली लगी है। जो इंजर्ड फुरकान है उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस और खोखा मिले हैं। जो जिस मोटरसाइकिल से भाग रहा था वो मोटरसाइकिल संदिग्ध है, शायद चोरी की प्रतीत होती है, उसके बारे में। वहीं कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी पत्नी से जुड़े विवाद में युवक पर परिजनों ने फायरिंग किया और युवक और आरोपी रिश्तेदारों ने पहले साथ शराब पी और फिर घटना को अंजाम दिया। घायल को छिबरामऊ अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। संभल जिले का रहने वाला घायल बताया जा रहा। विकास, एक मामला आया था, क्या मामला है, क्या लगा? अभी एम्बुलेंस 108 द्वारा एक पुरुष को हमारे इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जिसके सीधे हाथ के सीने की तरफ व पीछे की तरफ में उसके चोटें थी
बाकी उसकी हालत थोड़ी सी नाजुक थी, तो उसका उपचार के उपरांत उसको तुरंत तेलवा के लिए रेफर किया गया। वह पुलिस को उसकी जानकारी दे दी गई है। अभी प्राथमिक तौर पे चोटें तो ओपन वुंड है, अब उसमें तो बाकी एक्सरे वगैरह होके तब पता चलेगा कंफर्म की क्या। आज दिनांक 27/12/24 को समय करीब 8:30 बजे मनवीर यादव सन ऑफ श्रीपाल जनपद संबल ने 112 को सूचना दी थी कि उसके रिश्तेदार ने कन्नौज हॉस्पिटल के सामने खरोली गांव के पास में गोली मार दी है। इस सूचना पर घायल मनवीर को तत्काल सौसैया हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के उपरांत मेडिकल कॉलेज तिरवा रेफर कर दिया गया है। घायल की हालत स्थिर है। घायल ने पूछने पर बताया कि उसके रिश्तेदार पुष्पेंद्र एवं उसके और अन्य रिश्तेदारों ने हमने आपस में मिलकर पहले शराब पी थी। शराब के बाद में मेरी दूसरी पत्नी के विवाद को लेकर उसने और उनके रिश्तेदारों मेरे संग मारपीट की और फिर मुझे गोली मार दी। घटना की विस्तार से जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की तलाश जारी है। वहीं गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला संगठित गिरोह के शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गोंडा एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में एसओजी और थानेपुर और थाना कोतवाली देहात की साझा टीम और पुजारी नामक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ में वो घायल हो गया और घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। नवंबर की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में खोरासा चौकी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। इस बदमाश द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र तथा धानेपुर क्षेत्र में चोरी की 2 घटनाएं तथा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा मेरे द्वारा एसओजी सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन कर इसके अनावरण हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। इस बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा अवैध तमंचा, खोखा एवं कारतूस तथा जो चोरी व लूट के सोने व चांदी के आभूषण और 12,000 रुपये नगद इसके पास से बरामद हुए हैं। इसमें जो इसके अन्य साथी वांछित हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। इस बदमाश के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मथुरा से है, जहां सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की अपील की। उन्होंने ब्रजवासियों से संकल्प लेने की अपील की और मथुरा वृंदावन को साफ सुथरी नगरी बनाए रखने की अपील की। साथ ही सांसद ने कहा कि श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनका हम सभी को मिलकर तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। मेरे प्यारे ब्रजवासियों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हेमा मालिनी, आपकी सांसद और मथुरा वृंदावन नगर निगम की स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। चलिए इस नए वर्ष में हम साथ मिलकर मथुरा वृंदावन को एक खास उपहार दें। हम संकल्प लेंगे कि मथुरा वृंदावन को एक आदर्श साफ सुथरी नगरी बनाएं। कैसे होगा ये? मथुरा और वृंदावन धार्मिक स्थान है और यहाँ पर हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं। कृष्ण की नगरी में श्री कृष्ण का अनुभव करना चाहते हैं। हम सभी को मिलकर तहे दिल से इन भक्तों का स्वागत करना चाहिए। और अगर तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।